हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो एज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेस्टोरेशन एज है, रेस्टोरेशन पीरियड। इसमें क्या हुआ था कि इसमें मोनार्क सिस्टम वापस आ गया था। इस पीरियड का जो एग्जैक्ट टाइम है वो 1660 से लेकर 1688 तक है और इसे रेस्टोरेशन पीरियड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें इंग्लैंड में मोनार्क सिस्टम दोबारा इस्टेब्लिश हो गई थी। क्योंकि प्यूटन एज थे इससे पहले, और प्यूटन एज में क्या हुआ था कि मोनार्क सिस्टम नहीं था, यानी कि कोई भी किंग नहीं था, और कौन चला रहा था उसको, पार्लियामेंट और रिलीजियस चला रहा था इंग्लैंड को। और ओलिवर क्रॉमवेल जो था वो पार्लियामेंट का बंदा था जो कि इंग्लैंड को रूल आउट कर रहा था। 1649 में चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट किया गया था। तब उसका जो बेटा था वो वहाँ से क्या गया था, भाग कर फ्रांस चला गया था, और 1660 में उसको दोबारा बुलाया गया और उसको किंगशिप सौंपी गई, और वो इस तरह मोनार्क सिस्टम जो है वो किंगशिप सिस्टम वो वापस आ गया था। चार्ल्स सेकंड 1660 में इंग्लैंड में वापस आकर वहाँ का किंग बन गया, और 17th सेंचुरी यानी लेट 17th सेंचुरी में 1649 में चार्ल्स की एग्जीक्यूट होने के बाद 1649 to 1660 तक कोई भी इंग्लैंड का रूलर नहीं था। इस दौरान ओलिवर क्रॉमवेल और प्यूटन्स ने इंग्लैंड को संभाला, यानी इंग्लैंड एक रिलीजियस और पार्लियामेंट में तकसीम हो गया था, और वहाँ के लोग इससे बहुत ज़्यादा जो थे वो डिससेटिस्फाइड थे क्योंकि वो ज़बरदस्ती जो है वो रिलीजन के रूल्स और उनको मान रहे थे। तो चार्ल्स सेकंड को 1660 में फ्रांस से वापस बुलाया गया और मोनार्क सिस्टम इस तरह रिस्टोर हुआ है, इसलिए इस टाइम पीरियड को रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। चार्ल्स टू बहुत अच्छा और समझदार होकर वापस आता है क्योंकि उसका बाप जो था वो ऐसा इंसान नहीं था, लेकिन वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, और वहाँ जो उसने माइग्रेशन काटी थी उसमें उसने बहुत कुछ सीख गया था। वो लिटरेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला था। उसने लिटरेचर के अंदर एक बहुत ही नई टेक्निक और जो हैं रूल्स जो हैं वो मुतारफ़ करवाए वापस आके। जबकि उसे इंग्लैंड से निकाला गया था तो वो सिर्फ 20 ईयर्स का था। ये बिल्कुल भी अपने फादर यानी चार्ल्स वन की तरह नहीं था। इसे हर तरह का लिटरेचर बहुत पसंद था, इवन कि वो लिटरेचर में भी कुछ चेंजेस लेके आया क्योंकि वो फ्रांस से होकर आया था, इसलिए उसे फ्रेंच लिटरेचर का भी शऊर था। प्यूटन एज में थिएटर को 18 ईयर्स के लिए बंद कर दिया गया था। चार्ल्स ने आकर सबसे पहले थिएटर को रीओपन किया। इसके अलावा और भी बहुत सी लिटरेरी मैनर्स और टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाया। इस एज में बहुत पहले बहुत से जो थे वो फेमस पोर्ट्स भी गुजरे हैं जिनको चार्ल्स टू ने बहुत ही सपोर्ट किया। चार्ल्स टू की 1685 में डेथ हो गई, बट उसका कोई सन नहीं था जो कि उसकी जगह रूल करता, बल्कि उसका एक भाई था जेम्स टू, वो वहाँ का रूलर बन गया, जबकि पब्लिक उसे नापसंद करती थी क्योंकि ये एक रोमन कैथोलिक था। उसने सिर्फ 2 साल हुकूमत की और फिर उसे 1688 में उसे वहाँ से हटा दिया क्योंकि रोमन कैथोलिक होने की वजह से उसने प्रोटेस्टेंट पर जुल्म करने शुरू कर दिए थे, और यहाँ पर रेस्टोरेशन एज ख़त्म हो गई। ऑफिशियली यहाँ पर जो रेस्टोरेशन एज है वहाँ पर ख़त्म हो गई थी। अगर हम मेजर हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स देखें इस एज के, तो रेस्टोरेशन एज यानी 1660 के शुरू में ही थिएटर पर लगाए गए बैन को हटा दिया गया जो कि प्यूटन एज में लगाया गया था। प्यूटन जो थे वो इसको मोरालिटी के खिलाफ समझते थे क्योंकि वो समझते थे कि जो लिटरेचर का पर्पस क्या होता है कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ को दुनिया के सामने लाना, ना कि इन्वायरमेंट और इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करना। तो इसलिए उन्होंने थिएटर वगैरह को बंद कर दिया था कि वो जो थिएटर थे वो जस्ट प्लेजर और इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होते थे, इसलिए उन्होंने आकर इसको बंद कर दिया और थिएटर को 18 ईयर्स के लिए बंद किया गया था। लेकिन जैसे ही वो मोनार्क सिस्टम वापस आया, चार्ल्स टू वापस आया, उसने सबसे पहले आके इसको क्या किया, इसके बैन को हटा दिया। इस एज में रॉयल सोसाइटीज़ को दोबारा से इस्टेब्लिश किया गया ताकि रैशनल इंक्वायरी, रिसर्च और डेवलपमेंट ऑफ साइंसेस को प्रमोट किया जा सके, जो कि इस एज की बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर कंसीडर की जाती हैं। 1666 में लंदन में ग्रेट फायर का इंसिडेंट हुआ जिसमें तकरीबन 300 हाउसेस को बर्न ऑफ हो गए थे, और ये एक बहुत बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर था। रेस्टोरेशन एज के दौरान 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ को इमर्ज किया गया था। इनमें एक विग्स थी। ये पॉलिटिकल पार्टी का मकसद मोनार्क की पावर को लिमिटेड करना था। मोनार्क सिस्टम था तो इसका ये मतलब ये भी नहीं था कि वो जो है जो चाहे मर्जी करता रहे, ठीक है। उनकी पावर को लिमिटेड करने के लिए एक पार्टी बनाई गई थी जिसे विग्स कहते हैं, और इसका दूसरा पर्पस आम आदमी की वेल बीइंग और गुडनेस को भी प्रमोट करना था। एक आम आदमी की जो राइट्स हैं उनको भी प्रमोट करना था, ये इसके मकसद थे। और दूसरी जो पार्टी थी वो थी टोरी। टोरी जो पार्टी थी वो उस पार्टी के ऑपोजिट थी। इसमें क्या था कि इसमें कॉमन मैन की कोई मर्जी नहीं होती और सारे राइट सिर्फ मोनार्क और किंग के होते हैं, और वो इस चीज़ को कम्प्लीटली सपोर्ट करते थे। तो ये 2 पार्टीज़ में उस वक्त डिवाइड कर दिया गया था रेस्टोरेशन एज में। उसके बाद अनदर मेजर इवेंट वाज रिलीजियस कन्फ्लिक्ट।
रेस्टोरेशन एज के दौरान प्यूटन आइडियल्स को चार्ल्स स्टू ने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया। प्यूटन थे और जो प्यूटन के रूल्स थे उनको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया गया था और एक नए जो है रूल्स और फॉर्मेशन का आगाज़ हुआ। 1685 में इंग्लैंड जेम्स टू इंग्लैंड का किंग बना जो कि चार्ल्स टू का ब्रदर था और ये पेपिस्ट यानी रोमन कैथोलिक था और कुछ ही अरसे के बाद इसने अपनी कैथोलिक प्रेजुडाइज को शो करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से सारे नेशन इसके अगेंस्ट हो गई थी। जेम्स टू को उसके अपने ही रिलेटिव्स यानी विलियम उसका बहनोई और मैरी ऑफ ऑरेंज बहन जो कि प्रोटेस्टेंट थे उनके ज़रिए उसे वहाँ से हटा दिया गया और वो भागकर फ्रांस चला गया। चार्ल्स टू ने फ्रेंच इन्फ्लुएंस को भी इंग्लैंड में डेवलप किया और इंग्लिश लिटरेचर में फ्रेंच राइटर के स्टाइल को भी इंट्रोड्यूस करवाया। गोइंग टू डिस्कस लिटरेरी फीचर ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड, न्यू क्लासिसिज्म। रेस्टोरेशन एज के राइटर्स ने ग्रेट क्लासिकल राइटर और एंशियंट एज यानी एलिजाबेथ एज के क्लासिज्म को भी रिन्यू करके इंट्रोड्यूस करवाया। स्पेशली इस एज के राइटर्स ने लैटिन राइटर्स के स्टाइल और एक्सेंट को कॉपी किया ताकि वो उनसे इंस्पायर हो सके। फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन ड्रामा, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि चार्ल्स टू को फ्रेंच लिटरेचर के बारे में रिच नॉलेज था और इसे इंटरेस्ट की वजह से रेस्टोरेशन ड्रामा पर बहुत इसका असर हुआ। स्पेशली कॉमेडी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया और इसमें इन्फ्लुएंस हुआ, ग्रेट मॉडर्निस्ट इन्फ्लुएंस हुआ और उसको बहुत ही टर्मिनियस समझा जाता था। कॉमेडी के बेसिक मैनर को फ्रांस से ओरिजिनेट किया गया जिसे रेस्टोरेशन एज में बहुत ही पॉपुलैरिटी हासिल हुई। ड्रामा का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि अरिस्टोक्रेटिक पीपल के मैनर्स को प्रेजेंट करना। उसके बाद कॉमेडिया डेल आर्ट है, ये कॉमेडी का आर्ट है जिसे पहले इटली और बाद में रेस्टोरेशन एज में बहुत पॉपुलैरिटी हासिल हुई। रेस्टोरेशन कॉमेडी को क्रिटिसाइज भी बहुत किया गया ताकि इसमें इंडिसेंसी और परमिसिवनेस पैदा हो सके। इस एज में हीरोइक प्ले और हीरोइक कपलेट जिसको जॉन ड्राइडन ने इंट्रोड्यूस करवाया था उसको भी इस चीज़ को भी हीरोइक कपलेट को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। ट्रेजेडी के टर्म में फ्रेंच और क्लासिक मॉडल्स को कंबाइन किया गया जिससे एक न्यू टाइप प्रोड्यूस हुई जिसे हीरोइक कपलेट कहा जाता है और उसकी जो फेमस एग्जांपल है टायरेनिक लव शामिल हैं जो कि किसने लिखा था, जॉन ड्राइडन ने लिखा था। उसके बाद पोइट्री में भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्मेशन हुई। तो रिफॉर्मेशन इन पोइट्री में अगर हम देखें तो रेस्टोरेशन एज में पोइट्री की कुछ फॉर्म बहुत पॉपुलर रही जिनमें लिरिकल पोइट्री, नरेटिव पोइट्री, ऑड्स एंड स्टायर्स बहुत फेमस हैं। ये एज ज़्यादातर स्टायरिकल राइटिंग के हवाले से ज़्यादा अहमियत रखती है और बहुत से फेमस राइटर्स ने अपने स्टायरिकल वर्क को इस एज में प्रेजेंट किया। स्टायर को भी डिफरेंट तरीके से पेश किया गया यानी पॉलिटिकल स्टायर, सोशल स्टायर और पर्सनल स्टायर वगैरह। अब हम देखते हैं कि इस एज में जो मेजर राइटर्स थे उन्होंने अपने किस तरह अपना किरदार अदा किया और किस तरह वो फेमस हुए। मेजर राइटर्स ऑफ रेस्टोरेशन एज, जॉन ड्राइडन की बायोग्राफी में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप विजिट कर सकते हैं। जॉन ड्राइडन। चार्ल्स टू इस पीरियड में किंग ऑफ इंग्लैंड था बट जॉन ड्राइडन को रेस्टोरेशन एज में किंग ऑफ लिटरेचर माना जाता है। ड्राइडन इस पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर है और इसके इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर के तौर पर जाने जाते हैं। उसने ना सिर्फ मुख्तलिफ जॉनरा मसलन पोइट्री, ड्रामा, प्रोज में प्रोफिक राइटिंग्स को प्रेजेंट किया बल्कि उसने टर्म्स ऑफ लिटरेचर को भी हाई स्टैंडर्ड तक पहुंचा दिया। लेट 17th सेंचुरी में यानी 1700 में उनकी डेथ हो गई और यूं कहा जा सकता है कि रेस्टोरेशन एज इसके साथ ही ख़त्म हो गई। इसलिए इस पीरियड को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है क्योंकि इसने इस पीरियड में कुरान लिटरेचर में नई जिद्दत, नई इन्वेंशंस लेके आया। उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये थी कि ड्राइडन ने इंग्लिश पोइट्री में हीरोइक कपलेट को पॉपुलराइज किया। उसके अलावा उसने अपनी पोइट्री में स्टायर और उसकी डिफरेंट काइंड्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया जैसे कि पॉलिटिकल स्टायर, पर्सनल स्टायर, सोशल स्टाइल वगैरह। अपनी पोइट्री में इमोशनल एक्साइटमेंट, रोमांटिसिज्म और मेटाफिजिकल कम्प्लेक्सिटीज वगैरह को प्रेजेंट नहीं किया था। उसका मेन पर्पज़ अपनी थॉट्स को दूसरों तक फैक्चुअल और कंसंट्रेटेड मैनर्स में पहुंचाना था। उसके अलावा उसने फॉर्मल मेथड्स को भी अपनी राइटिंग स्टाइल में इस्तेमाल किया। उसने रिलीजियस पर्पस और प्रोग्रेस, फेबल्स, कम्प्लीमेंट्स और प्लेज वगैरह भी लिखे। इनफैक्ट इसने इसे रेस्टोरेशन एज इंग्लिश लिटरेचर के वर्क के साथ इनरिच कर दिया। अब ये उसका वैसे स्टाइल वगैरह था और उसने के वर्क्स वगैरह थे। अब हिज पोइटिक स्टाइल एंड फेमस वर्क्स, फेमस पोम्स। जॉन ड्राइडन ने एक्साइटेड और रोमांटिक स्टाइल की पोइट्री को अवॉइड करते हुए फोकस्ड और फैक्चुअल स्टाइल को अपनाया। उसका मकसद प्रिसाइज और कंसंट्रेटेड मेथड में अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना था।
ऑल्दो इसने फॉर्मल स्ट्रक्चर जैसा कि हीरोइक कपलेट का यूज़ किया, उसने स्पीच की नेचुरल रिदम को रिक्रिएट करने की कोशिश की और उसे पता था कि डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसने अपनी पोम रिलीजियस लीसी में प्रेफेस में कहा कि एक पोम की एक्सप्रेशन को प्लेन और नेचुरल वे में डिज़ाइन किया जाना चाहिए, लेकिन वो एक्सप्रेशन किसी हद तक मैजेस्टिक होते हैं। ड्राइडन का हीरोइक कपलेट 18वीं सेंचुरी की प्रोमिनेंट पोएटिक फॉर्म बन गई। अलेक्जेंडर पोप भी ड्राइडन के स्टाइल से इन्फ्लुएंस थे। इस वजह से उन्होंने इस हीरोइक कपलेट से मुतासर होते हुए अपनी एक फेमस वर्क रेप ऑफ लॉक लिखा था अलेक्जेंडर पोप ने। उनके अलावा दूसरे राइटर्स भी ड्राइडन के स्टाइल को प्रेज करते थे। उनकी लिखी गई पोम को बहुत ज़्यादा रीड किया जाता और कोट्स के तौर पर यूज़ किया जाता था। अब हम ड्राइडन के मेजर वर्क्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो वर्क है वो मेक फ्लैग नो है। ये वर्क 1682 में पब्लिश हुआ। ये एक क्लासिकल वर्क है जो कि रेस्टोरेशन पीरियड में प्रेजेंट किया गया। इसमें ड्राइडन ने अपने लिटरेरी रिवाइवल के लिए फ़नी स्टाइल इस्तेमाल किया है। इस पोम में एक पोइट का जिक्र किया गया है जिसका नाम थॉमस शेरवॉल है। ये पोम इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये एक मॉक एपिक पोम है। इसके अलावा ये एक हिस्टोरिकल वर्क है जिसे एपिक जॉनरा में लिखा गया। इस पोम से ना सिर्फ इसके कंटेम्परेरीज इम्प्रेस हुए बल्कि इसके बाद आने वाले पोइट्स भी इन्फ्लुएंस थे। सबसे ज़्यादा अलेक्जेंडर पोप इससे इंस्पायर थे। इन्होंने इस पोम से इंस्पायर होकर अपनी एक मॉक एपिक पोम भी लिखी थी। उसके बाद उसके अदर जो पोम्स हैं, द मेडल, इट वाज अ हिस्टोरिकल वर्क, एब्सलम एंड एकिस्टोफल 1681, इट वाज आल्सो अनदर हिस्टोरिकल पीस ऑफ वर्क। अब ड्रामास की बात की जाए तो मैरिज आला मूड्स 1673 ये ड्राइडन का मोस्ट फेमस कॉमेडी है। इसमें नंबरलेस रोमांटिक प्लॉट्स का यूज़ किया गया है और इसमें लॉट ऑफ कॉमेडी को भी यूज़ किया गया है। ये प्ले ट्रिकरी, धोखेबाजी और मिस रिजिशन को गिर्द घूमता है। ये प्ले इसलिए भी ज़्यादा इंप्रेसिव है क्योंकि इसके ज़रिए ड्राइडन की विजिटैलिटी को देखा जा सकता है। इस तरह ड्राइडन ने ना सिर्फ पोइट्री बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस लिखकर रेस्टोरेशन एज में थिएटर को दोबारा सेट करने में हेल्प किया। उसके अलावा भी ड्राइडन ने बेशुमार फेमस काम किया। उनमें फॉलोइंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं: द इंडियन क्वीन 1664 टू 1665, द मेडन क्वीन, द टेम्पेस्ट, उसके बाद इडिपस, किंग आर्थर, अ ड्रामेटिक ओपर्स, द मिस्टेकन हस्बैंड, द स्टेट ऑफ इनोसेंस, ऑल फॉर लव एंड मैनी मोर। जॉन ड्राइडन के बारे में ब्रीफ था। उनके वर्क्स थे, उनकी एफर्ट्स थी इन रेस्टोरेशन पीरियड, क्योंकि उनको रेस्टोरेशन एज का लिटरेचर के अंदर किंग माना जाता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ब्रीफली उनके बारे में बताया है कि उनका क्या वर्क था, उन्होंने किस तरह अपनी खिदमत की, पोम के अंदर अपनी किस तरह खिदमत अदा की, ड्रामा के अंदर किस तरह अपनी खिदमत पेश की और लिटरेचर को इनरिच कर दिया बाकी लिटरेचर की निस्बत इंग्लिश लिटरेचर को। अब हम अदर फेमस राइटर्स की तरफ बढ़ते हैं जिन्होंने रेस्टोरेशन के अंदर आकर अपना जो है अपने लिटरेचर से इस एज को और भी ब्यूटीफुल बना दिया। तो फर्स्ट वन है विलियम कॉन्ग्रेव। कॉन्ग्रेव ये भी एक रेस्टोरेशन पीरियड के एक प्ले राइट, इंग्लिश प्ले राइट और पोइट थे। ये अपनी क्लेवर और स्टाइलिकल डायलॉग के साथ साथ सेंस ऑफ कॉमेडी के हवाले से जाने जाते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश विग पार्टी के एक मेन पॉलिटिकल फिगर भी थे। अब मैंने आपको बताया था ना, एक दो पार्टी थी, एक टोरी एक विग, और विग कौन थी और टोरी को थी, जैसे मैं शुरू में बता चुका हूँ। तो ये उस पार्टी के एक माइनर से पॉलिटिकल फिगर थे। ये जॉन ड्राइडन के डिसाइपल भी थे और अपनी कॉमेडी की वजह से ज़्यादा फेमस थे। बट कॉन्ग्रेव की ये पॉपुलैरिटी ज़्यादा तक नहीं रही। जैसे ही रेस्टोरेशन पीरियड 1700 में ख़त्म हुआ, ऑडियंस उसके स्टाइल ऑफ कॉमेडी से बोर हो गए और उससे टर्नओवर कर लिया, जिसकी वजह से कॉन्ग्रेव बहुत डिसपॉइंट हुए और गिव अप कर दिया। उसके फॉलोइंग प्लेज इस रेस्टोरेशन पीरियड में बहुत फेमस हुए। लव फॉर लव 1695 में ये पब्लिश हुआ। ये प्ले एक कॉमेडी है जो लव और मनी के बारे में है। इस प्ले में एक रोमांटिक ट्रायंगल दिखाया गया है जिसमें सन और फादर एक ही लेडी से लव करते हैं। उसमें सब बहुत मैसी हो जाता है। वो कैसे कि जब सन वैलेंटाइन के पे क्या करता है कि फादर को ये पता चलता है, वैलेंटाइन वाले दिन फादर को ये पता चलता है कि उसका जो बेटा है ना, उसने एक वुमेन को प्रपोज करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट कर दिया है। लव फॉर लव एक टिपिकल रेस्टोरेशन कॉमेडी है। इसमें रोमांस, ट्रिकरी, सोशल क्लास, हिपोक्रेसी जैसे थीम को यूज़ किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्क है द वे ऑफ वर्ल्ड, ये एक फेमस कॉमेडी है जो कि रोमांस के अराउंड है। इसके सेंटर में दो लव्स हैं जिसे कॉन्ग्रेव के अकम्पलिश्ड कॉमेडी के तौर पर जाना जाता है। ये रेस्टोरेशन के एंड पर पब्लिश हुआ। इसमें सोशल लाइफ के इन्स एंड आउट को शो किया गया है।
उसके बाद जो नेक्स्ट करेक्टर हैं, नेक्स्ट जो राइटर थे वो जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन आल्दो प्यूरिटन भी थे, वैसे वो तो बेसिकली एक प्यूरिटन थे ना, बट इन्होंने अपना कुछ काम इस एज में भी पब्लिश करवाया जो कि इनका मोस्ट फेमस वर्क था। उनका प्यूरिटनिज्म में बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और वो ज़्यादातर पॉपुलर भी नहीं रहा था, लेकिन वो लिटरेरी जीनियस था क्योंकि उसने इस एज में अपनी ग्रोइंग अचीवमेंट्स को पेश किया। उन्होंने अपने जो मोस्ट फेमस वर्क था पैराडाइज लॉस्ट, वो भी रेस्टोरेशन एज में आके उसको करवाया। और अब तब तक उनको ना वो ब्लाइंड हो चुके थे, लेकिन उनको रेस्टोरेशन एज में वो जुर्माना वगैरह भी हुआ, उनको प्रिजनर भी डाला गया, लेकिन बाद में उन्हें माफ़ कर दिया गया था। और इस तरह उन्होंने अपनी जो मोस्ट फेमस वर्क था पैराडाइज लॉस्ट उसको कंप्लीट किया। अब पैराडाइज लॉस्ट उनका मोस्ट फेमस वर्क था और एपिक पोम, फेमस और एपिक पोम थी। इसमें फॉल ऑफ मैन को प्रेजेंट किया गया है। इस पोम में तमाम बाइबलिक कैरेक्टर जैसे कि सैटन, गॉड, एडम और ईव को दिखाया गया है। इसने होमर और वर्जाइल से इंस्पायर होकर इस एपिक को लिखा था। इसमें इसने बिब्लिक वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए इस पोम को मास्टरपीस बना दिया। इसमें मिल्टन ने ग्रेट वॉर को भी प्रेजेंट किया है और फॉल ऑफ मैन के रीजन भी बताई हैं। ओवरऑल इस पोम में मिल्टन ने अपने तमाम बेस्ट स्किल्स को रिप्रेजेंट करते हुए इसे इंग्लिश लिटरेचर के लिए गिफ्ट बना दिया जो कि आज तक फेमस है। और जो नेक्स्ट प्ले है, वर्क है सैमसन एग्नोस्टिक। ये मिल्टन का फेमस प्ले है जो कि 1671 में पब्लिश हुआ, जो कि सैमसन की ट्रेजेडी पर बेस्ड है। सैमसन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी था जिसने इनक्रेडिबल फीट्स को परफॉर्म किया था। मिल्टन ने सैमसन पर इस वक्त प्ले लिखा जब वो फिलिस्टाइन में प्रिजनर था। पैराडाइज लॉस्ट की तरह ये भी बिब्लिकल थीम पर बेस्ड है, जिसके मिल्टन की बहुत सी राइटिंग्स के फेथ थीम और रिलीजन होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट राइटर है जो जिसने एज में परफॉर्म किया, जॉन बनियन। ये भी रेस्टोरेशन एरा का एक मेजर फिगर है। इसने इंग्लिश लिटरेचर पर डीप शेडोज़ का इम्पैक्ट किया और शेक्सपियर के बाद बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट में जिनका नाम आता है वो जॉन बनियन है। उनकी फेमस राइटिंग में पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है जो कि लेट 19th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा रीडेबल थी। ये एक एलेगरी है, इसमें वेरियस मोटिव्स को यूज़ किया गया। बनियन का स्टेटस बहुत हाई नहीं था, बल्कि वो बैडशायर के एक विलेज से तल्लुक़ रखते थे। उनका राइटिंग स्टाइल में डिवोशनल रिल्म्स और रिलीजियस फेथ दोनों ही नोटेबल फिगर रहे हैं। नेक्स्ट राइटर हैं जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है विलियम विशरले। इसने अपनी ज़िंदगी का कुछ अर्सा फ्रांस में गुजारा और फ्रेंच लिटरेचर से बहुत हद तक इम्प्रेस हुए। उन्हें थिएटर का बहुत शौक था, इवन के बाय प्रोफेशन वो एक लॉयर थे और ज़्यादा टाइम अपने प्लेस लिखने में स्पेंड करते थे। ये कॉमेडी के मैनर में स्पेशलाइज था और ये रेस्टोरेशन पीरियड के राइटर्स को इम्पोर्टेंट राइटर्स में शुमार होते थे। इसके दो फेमस वर्क हैं, द कंट्री वाइफ, ये कॉमेडी प्ले है। इसमें सेक्सुअल इंट्रिगीज और सेक्स जोकर को यूज़ किया गया है। एक आदमी हॉनर का एक मैरिड वुमेन के साथ अफेयर था और वो लेडी और भी बहुत से मैन के साथ वो क्या थी, सेड्यूस होती थी। बेसिकली इट इज़ द सेक्सुअल कॉमेडी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्ले है उनका द प्लेन डीलर। ये भी एक कॉमेडी है जो कि एक सेलर के बारे में है जो कि एक वुमेन से प्यार करता है और उसमें भी रिवेंज और सेक्सुअल एलिमेंट्स को यूज़ किया गया है। तो ये राइटर जो थे वो रेस्टोरेशन एज में जिन्होंने आके परफॉर्म किया था और अपनी जो है वो राइटिंग्स के साथ रेस्टोरेशन एज को इनरिच बना देता। रेस्टोरेशन एज में ड्रामा तो वापस आया ही आया था, लेकिन जब चार्ल्स टू वापस आया था वो अपने साथ फ्रांस से उसका कल्चर भी लेके आया था, हैबिडिटी लेके आया था वहाँ की। और उनमें वो जो लोग थे वो सेक्सुअल एलिमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा फेम था, यानी वो चीज़ें जो थी लिबर्टी लोगों को मिल गई थी सेक्सुअल पे चीज़ें लिखने की और बोलने की। मेन थीम्स और मेन टाइमलाइंस और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड। अब इसमें क्या था कि इसके कॉमेडीज का क्या स्टाइल था उनके और मेन टाइमलाइन क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे रेस्टोरेशन पीरियड के। तो सबसे पहले कॉमेडी ऑफ मैनर, ये थिएटरिकल जॉनरा था जो कि रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान बहुत पॉपुलर रही। ये कॉमेडीज़ में सेक्स डायलॉग्स को यूज़ किया गया था जिसकी वजह से ये वल्गर और डर्टी बन गई थी। इसकी प्लॉट लाइन सिर्फ अनफेथफुल वाइफ्स और लवर्स के गिर्द घूमती थी। इस कॉमेडी की वजह से सोशल क्लास में फ़न के एटमॉस्फेयर पैदा हो गई थी। इसमें कैरेक्टर ज़्यादातर स्टूपिड और रिडिकुलस और एमलेस नज़र आते थे, बट इस सब के बावजूद लोगों को ये मैनर बहुत पसंद आता था और लोग फ़न के लिए इनके प्लेस देखते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो स्टायर है। रेस्टोरेशन पीरियड के राइटर्स ने स्टायर को एक स्टाइल और जॉनरा बनाकर प्रेजेंट किया। स्टायरिकल आथर लोगों को अपने स्टायर से जो थे इंटरटेन करते थे, जो कि वो किसी भी फॉल्ट्स को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते थे। इस एज के राइटर इस आर्ट ऑफ पॉकिंग में मास्टर थे और बहुत अच्छे से स्टायर को प्रेजेंट करते थे।
उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हेरोइक कपलेट। हेरोइक कपलेट ये 2 लाइन्स वर्स होती है। इस एज में हेरोइक कपलेट को ड्राइडन ने दोबारा से रीबर्थ किया, जो कि पहले सिर्फ चौसर के दौर में यानी मिडिल एजेस में इस्तेमाल किया जाता था और बाद में ये इंग्लिश लिटरेचर का एसेंशियल पार्ट बना दिया गया इसे। इस तरह ड्राइडन को हीरोइक कपलेट का हीरो भी कहा जाता है। उसके बाद आने वाले राइटर्स ने इस काइंड को फॉलो किया, जैसे कि अलेक्जेंडर पोप ने रेप ऑफ लॉक में इसका इस्तेमाल किया। ड्राइडन की बेस्ट एग्जाम्पल टू हिज स्केर्ड मैजेस्टी अ पेंग्रिक ऑन हिज कॉरोनेशन। उसके बाद सोशल लाइफ में क्या था कि रेस्टोरेशन एज के लोग की नेचर और उसके ग्रैंड फिलोसफिकल क्वेश्चन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था लोगों को। रेस्टोरेशन एज के लोगों को क्या था कि नेचर और ग्रैंड फिलोसफिकल क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ ड्रामा में इंटरेस्टेड थे। इसके अलावा वो सोशल बिहेवियर और सोशल मैनर पे भी इंटरेस्टेड थे। इस पीरियड के राइटर भी क्या करते थे कि सोशल लाइफ के लिए ऑब्सेस्ड थे और वो हर तरह से सोशल थिंग को अपनी राइटिंग्स के साथ डिस्क्राइब करते थे। लव फॉर लव एग्जाम्पल है उस चीज़ की, और द वे ऑफ वर्ल्ड बाय विलियम कॉन्ग्रेव इसकी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने सोशल लाइफ को डिस्क्राइब किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो पॉलिटिक्स है। लिटरेचर में भी रेस्टोरेशन इस तरह पॉलिटिकल इवेंट्स के साथ आया, तो पॉलिटिकल थीम और पॉलिटिक्स का लिटरेरी मूवमेंट भी इसमें यूज़ की गई है। और ये कोई इसका यूज़ होना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि लिटरेचर में भी बहुत सी पॉलिटिक्स पार्टीज हमें देखने को मिलती हैं। जिसमें रेस्टोरेशन मोनार्क सिस्टम वापस आया, उससे पहले पार्लियामेंट सिस्टम था, तो ये चीज़ें लिटरेचर के अंदर भी पॉलिटिक्स का थीम हमें नज़र आता है, जो कि ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह लिटरेचर के ज़रिए बिग पॉलिटिकल क्वेश्चंस को रीडर्स तक पहुंचाया जाता है, और इस तरह रेस्टोरेशन राइटर्स ने पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल्स में ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जिसे जॉन लॉक्स ने लिखा, जो कि पॉलिटिकल ट्रैक्ट के एक सुपर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो फेथ का है। रेस्टोरेशन पीरियड में इंग्लिश लिटरेचर में हमें कुछ रिलीजियस इम्पैक्ट भी नज़र आते हैं। जॉन मिल्टन की जैसे पैराडाइज लॉस्ट है एंड सैमसन अगोनिस्ट आर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ फेथ इन रेस्टोरेशन पीरियड। इस तरह जॉन बनियन की पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जो कि एक रिलीजियस एलोगरी है, इस पीरियड की रिलीजियस फेथ को इसमें एक्सप्रेस किया गया है। ओवरऑल रेस्टोरेशन एज जिसे हमने आज डिस्कस किया, जिसमें हमने उसके तमाम करैक्टरिस्टिक्स और राइटर्स के वर्क्स और उनकी खिदमात और उनके राइटिंग स्टाइल को देखा। हमने इस एज में हिस्ट्री को बहुत कम डिस्कस किया है, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो ओवरऑल मैंने पहले बता रखी है सारी, क्योंकि किस तरह ये रेस्टोरेशन एज वापस आई और मोनार्क सिस्टम वापस आया। उससे पहले प्यूटन एज थी, उससे पहले एलिजाबेथन एज थी। तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो करैक्टरिस्टिक्स होता है कि इस एज में क्या क्या रिफॉर्मेशन आई और क्या क्या नई नई इस्लाहात की गई। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।